हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। एक्चुअली में फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, किस किस टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी चीज को बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या है ये, मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो $1 पहले 70 रुपए के बराबर था, 70 रुपीज। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है ओल्ड स्टेज में कि भैया पहले $1 अगर हम लोग क्लास लेना चाहते हैं तो हमें 70 रुपए इंडियन 70 रुपीज देने पड़ते थे। आज अगर हमें $1 चाहिए तो उसी के लगभग 83-84 रुपीस क्लास हमको पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी करेंसी ताकतवर हो गई और कौन सी करेंसी कमजोर हो गई, राइट। तो पहले हमें 70 रुपीज देना पड़ता था, अब हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है 13 रुपए। यानी हमारा जो रुपया है, हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, वो डेप्रिशिएट हो गई, वो कमजोर हो गई है। पहले भैया 70 रुपए में मान जाता था वो $1 देने के लिए, अब उसे 83 रुपए चाहिए। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, डेप्रीशिएशन हो गया और उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। वो लोग इंडिया में आएंगे $1 लेकर, 83 रुपीज की शॉपिंग करेंगे। हम लोग उनके वहां जाएंगे क्लास 83 रुपीज लेके और $1 की शॉपिंग करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 83 में जितना यहाँ खरीद सकते हैं हम डॉलर में वहाँ कितना खरीद सकते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आई नो क्लास वहाँ की चीज़ों के भाव अलग होता है। यहाँ अगर क्लास 20 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो वहाँ पे $20 में नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सेम डॉलर के लिए। इसका मतलब इंडियन रुपी कमजोर हो गई और उनकी रुपी स्ट्रांग हो गई, मतलब सॉरी उनका डॉलर स्ट्रांग हो गया, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। Here domestic currency is less valuable. Example, $1 में 70 रुपए था पहले, अब $1 में 80 रुपए है। In the above example, Indian rupee is less valuable. In old stage, 70 rupees is required to buy $1, and in new stage, to buy $1, we have to pay ₹80. This shows depreciation of domestic currency, and domestic currency is less valuable. तो हमारी करेंसी का depreciate होने का मतलब ही है उनकी करेंसी appreciate हो गई। दो टीम क्लास खेल रही है, एक टीम हार गई, इसका मतलब क्या है, दूसरी टीम जीत गई। अब सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, क्या रीजन है कि हमारी करेंसी लेस वैल्यूएबल हो गई। तो दो रीजन है, ध्यान समझना। सबसे पहला, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं या उनकी सप्लाई कम हो रही है। यही दो रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। अगर आप मेन डायग्राम देखो तो ये इक्विलिब्रियम का डायग्राम बन गया। ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर हम विदेशी गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे कि हमें यही चाहिए, हमें बाहर से सामान खरीदना है, इंडियन कंपनीज का नहीं लेके, आपके पास जो कौन सा फ़ोन है, आई होप आपके पास हाथ में जो भी फ़ोन होगा वो इंडियन कंपनी का तो नहीं होगा। आप में से सोचो कितने सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही है कि हम लोग बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, जिसकी वजह से डिमांड हम लोग फॉरेन करेंसी की ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी कमज़ोर हो जाती है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हालांकि इस डेप्रिसिएशन के भी कुछ फायदे घाटे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ घाटा ही घाटा है, फायदा भी है जो आगे चल के बात करेंगे। तो आप देखो ये मेन डायग्राम बना, डिमांड को मैंने बढ़ा दिया, राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं डिमांड को शिफ्ट करूं, नया डिमांड ये बन गया, ई डैश यहाँ कट हो गया क्लास। तो ये देखोगे एक्सचेंज रेट जो है आर से बढ़कर आर डैश हो गया। ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मान लो पहले 40 रुपए देना पड़ रहा था, 50 रुपए देना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अच्छा अब एक बार क्लास अच्छे से इस डायग्राम को फिर से बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया x 0, आप मेरे साथ साथ बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये हो डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ये इस तरीके से एक डायग्राम हम लोग बना देते हैं इक्विलिब्रियम का। ये हो गया डी एस एस, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो आप यहाँ देखोगे ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है,
ये हो गया डन। अब अगर हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा करने से डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड, डी डैश डी डैश, जो डी डी था वो बढ़कर क्या हो जाएगा, डी डैश डी डैश, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा ई डैश पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई और आप नोटिस करोगे तो आर से आर डैश रेट भी बढ़ गया। पहले मान लो 100 रुपये था, अब 120 हो गया, फिर 70 था, अब 80 हो गया। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी करेंसी इज लेस वैल्यूएबल क्योंकि रेट डिमांड ज़्यादा करने से एक्सचेंज रेट बढ़ गया। ठीक है, इसका उल्टा अगर आप डिमांड ज़्यादा करते हो तो भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, या अगर सप्लाई कम करोगे तो भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। तो ये जो डायग्राम है आपको पेपर में बनाना है अगर आपको रीजन पूछा जाता है, और एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा देना है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द गिवन डायग्राम एज डिमांड इंक्रीज फ्रॉम डी डी टू डी डैश डी डैश। डिमांड डी डी से डी डैश बढ़ा तो एक्सचेंज रेट हो गया ओ आर से ओ आर डैश, पहले ओ आर था, यहाँ तक था पहले ओ आर, अब बढ़कर क्या हो गया ओ आर डैश। दिस इज कॉल्ड क्लास, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का रीजन, यानी कि जब आप डिमांड बढ़ाओगे तो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगा। ओके, दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर अगर सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाए, ओके, a decrease in supply of foreign exchange leads to rise in foreign exchange rate in the given diagram as supply decreases from SS to S dash then the exchange rate increases from OR to OR dash। अगर सप्लाई कम करोगे, सप्लाई मतलब आ नहीं रहा, अगर हमारा डॉलर आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत डॉलर है वो महंगा बिकेगा। तो अगर सप्लाई पीछे चला गया, उसी तरीके से जो आपने ग्राफ बनाया था, पहले मेन डायग्राम बनाओ, ई पे कट करो, सप्लाई को पीछे की तरफ लेके जाओगे एस डैश तो नया पॉइंट यहाँ टच करेगा ई डैश, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया और क्लास यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कम हो गई। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, और ये रीजन बनता है डिक्रीज इन सप्लाई, रीजन बनेगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, और जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई इसके दो कारण है, इंक्रीज इन डिमांड, हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हमें डॉलर चाहिए, डॉलर महंगा मिल रहा है, या फिर सप्लाई कम है, डॉलर आ ही नहीं रहा। और सप्लाई कम क्यों है, सप्लाई के कारण क्या क्या है, एक्सपोर्ट कम है। सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही। सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट हमारे पास नहीं आ रहे। सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि बाहर से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारा सामान नहीं खरीद रहे। तो ये सारी वजह से हमें डॉलर आ नहीं रहा हमारे पास। अगर हमारे पास डॉलर नहीं आएगा तो रेट क्या होगा क्लास, बढ़ जाएगा, जो थोड़ा बहुत है वो महंगा बिकेगा। अगला है इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। सारे बच्चे ध्यान से समझना, लैंग्वेज तो आपको लिखना ही है बट पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं। $1, पहले अमेरिका वाले इंडिया में आते थे, $1 लेकर 70 रुपए की इंडिया से शॉपिंग करके ले जाते थे, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था वो कितना होता था भाई, वो लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उनको बेच रहे हैं। तो अगर हम लोग उनको बेच रहे हैं मतलब हम लोग देश से बाहर बेच रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट ही तो हुआ, वो सेल थोड़ी हुआ। अब क्या हुआ, अब वो आज $1 लेके आते हैं और इंडिया से 80 रुपए का सामान उठाकर अपने देश में ले जाते हैं। इट मीन्स जो एक्सपोर्ट है वो 80 का है। तो सीधा सीधा तुम्हें यहाँ पे आंसर मिल गया कि अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो उससे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो यानी कि हम अगर अपने दुकान का माल सस्ता कर रहे हैं तो इससे फायदा यह है कि माल ज़्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट क्या होगा क्लास, इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ रहे हो। और जानबूझकर सरकार ने 1991 में, इवन उससे पहले भी डीवैल्यूएशन लेके आई थी। सरकार जानबूझ करती है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, डीवैल्यूएशन बोलते हैं, पढ़ेंगे आज आगे चल के, ठीक है। तो सरकार अपने आप करती है, अपने दुकान की कीमत की वैल्यू कम कर देती है सामान की वैल्यू, ताकि लोग ज़्यादा खरीदें यहाँ से, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, राइट। अच्छा, अगर मैं इम्पोर्ट की बात करूँ, पहले हम लोग अमेरिका के पास जाते थे, $1 देते थे, सॉरी 70 रुपये देते थे, $1 का सामान लेके आते थे, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि अब हमें अमेरिका जाने के लिए और वही $1 का सामान खरीदने के लिए 70 की जगह 80 रुपये देना पड़ेगा। पहले हमें 70 रुपये देना पड़ता था, $1 का सामान खरीद के लाते थे। अब उसी $1 के सामान के लिए 80 रुपये देना पड़ेगा, तो हम लोग सामान कम खरीदेंगे, हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा, और एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। रीजन ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन के दो रीजन है, और डेप्रीशिएशन का इंपैक्ट एक्सपोर्ट पे क्या पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। आओ रीड करते हैं अच्छे से।
पढ़ते हैं। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स a fall in the price of domestic currency, say rupee in terms of foreign currency, say dollar. It means $1 can be exchanged more rupee. एक डॉलर क्लास ज्यादा रुपी में एक्सचेंज होगा. So within the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. वो इंडिया से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं एक ही डॉलर में. ठीक है. इट मीन्स एक्सपोर्ट टू यूएस से बिकम चीपर, यानी कि हम लोग यूएस को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो सस्ता हो गया. मतलब वो ज़्यादा माल यहाँ से ले आ सकते हैं क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई और हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई. दिस में रिजल्ट इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए. तो इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है क्लास, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. और इसी का उल्टा इंपोर्ट घट जाएगा. आप आगे चेक करो. इफेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट. Depreciation of domestic currency means fall in the price of domestic currency in terms of foreign currency. तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है ना फॉर्मल में. इट मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी. सो विद सेम अमाउंट ऑफ रुपी लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया. उस रुपए से हम ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते. पहले $70 था, $1 का सामान खरीद के आ जाते. आज हमें उस $1 का सामान खरीदने के लिए $80 की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब हम लोग बाहर से जो चीज़ खरीदेंगे वो कम खरीदेंगे. इट मीन्स इम्पोर्ट टू यूएस इज एक्सपेंसिव. इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, बाहर से इंपोर्ट करना हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया. दिस में रिजल्ट डिक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, जिसकी वजह से क्लास इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. हम इंपोर्ट कम करेंगे. एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम. डेप्रीशिएशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम. अगला, एप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब हमारी करेंसी पावरफुल हो गई. अब थोड़े रुपए में ज़्यादा डॉलर हम लोग ले लेंगे. जैसे $1 70 का था, आज 60 का हो गया. पहले मुझे $70 खर्च करने पड़ते थे, अब $60 खर्च करने पड़ेंगे. तो इस सिचुएशन में हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. कहने का मतलब है $1 जो है वो 70 का है, अब $1 जो है वो कितने का हो गया क्लास, $60 का हो गया. पहले $1 हम $70 देते थे, ₹70 हम पे करते थे और $1 का सामान खरीदते थे. आज उसी $1 के सामान के लिए हमें ₹60 खर्च करने पड़ेंगे. इसका मतलब हमारे लिए बाहर से सामान खरीदना सस्ता हो गया. पहले जो आईफोन $1000 का था यानी 70,000 का था, आज वो आईफोन क्लास 60 के भाव से 60,000 का है. यानी कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा. सस्ती चीज़ें हो गई तो हम ज़्यादा बाहर से खरीदेंगे. बट हाँ, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अमेरिका वालों के लिए मुश्किल हो गया. वो पहले यहाँ आते थे, 70 का सामान लेके जाते थे, अब वो सिर्फ 60 का सामान लेके जा पाएंगे. ओके तो डेप्रिसिएशन का बिल्कुल उल्टा है एप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, याद रखना. और हो सके तो कमेंट्स में लिख लो ताकि क्लास ध्यान रहे आपका. और एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा. ठीक है. इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. पहले $1 80 का था और अब $1 70 का हो गया. इसका मतलब हमें सिर्फ ₹70 पे करना पड़ेगा $1 का आइटम खरीदने के लिए. राइट. इसके रीज़न क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं. डेप्रिसिएशन का रीज़न क्या था, डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है, डिमांड ज़्यादा या सप्लाई कम. ये उसका उल्टा, डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं. अगर हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएगा तो सीधी सी बात है क्लास, अगर हमारा डॉलर बहुत सारा आएगा, देखो डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, मेन डायग्राम बन गया. ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट. अगर सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की तो आप देखोगे एक्सचेंज रेट नया जो कट लगेगा. ये रहा डिमांड, ये रहा नया सप्लाई, ई डैश. तो यहाँ देखो एक्सचेंज रेट हमारा कम हो गया. राइट. देयर आर टू रीजन. पहला क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई. तो सप्लाई बढ़ेगा. एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. इन गिवन डायग्राम सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम SS टू S डैश S डैश, देन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम OR टू OR डैश. एक्सचेंज रेट OR से घटकर क्या हो गया, OR डैश हो गया. यानी कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कहीं ना कहीं गिरेगा, एक्सचेंज रेट हमारा कम हो जाएगा. इसका मतलब पहले ₹80 देना पड़ता था, अब हमें कुल ₹70 देना पड़ेगा बिकॉज एक्सचेंज रेट नीचे आ गया. दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. और सप्लाई बढ़ रहा है तो ये रीजन है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का. और जो हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन है वो उनकी करेंसी का डेप्रिसिएशन है. ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है. डिक्रीज इन डिमांड, या फिर हम डिमांड ही नहीं कर रहे, तो अगर हम अपने स्वदेशी सामान खरीदेंगे, देश की चीज़ों को खरीदेंगे, जैसे पतंजलि में बाबा रामदेव जी बोलते हैं स्वदेशी खरीदो. आप अगर देश का सामान खरीदोगे तो आपका देश स्ट्रांग होगा. अगर हम अमेरिका का सामान खरीदेंगे, हम लोग चाइना का सामान खरीदेंगे तो चाइना स्ट्रांग होगा, उसको पैसे मिलेंगे, वो स्ट्रांग होगा, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी. तो अगर हम डिमांड कम करते हैं तो डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा. डिमांड कम करेंगे, डिमांड पीछे की तरफ चला जाएगा. और नया पॉइंट ये रहा, तो अब देखो एक्सचेंज रेट OR से OR डैश हो गया, घट गया नहीं एक्सचेंज रेट. A decrease in demand
फॉर फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर डिमांड घटेगा फॉरेन करेंसी की तो फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा। इन द गिवन डायग्राम एज डिमांड डिक्रीज फ्रॉम डी डी टू डी डैश देन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम ओ आर टू। तो डिमांड जैसे घटा डी डी से डी डैश लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्सचेंज रेट ओ आर से घटकर ओ आर डैश हो गया। और आप सबने क्लास 11 में पढ़ रखा है डिमांड जब भी बढ़ेगा राइट शिफ्ट होगा, घटेगा लेफ्ट शिफ्ट होगा। सिमिलरली सप्लाई जब भी बढ़ेगा राइट शिफ्ट होगा, घटेगा लेफ्ट शिफ्ट होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने ऑलरेडी क्लास बता दिया आपको, एक्सपोर्ट जो है वो घटेगा और इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कम हो जाएगा बिकॉज अब महंगा हो गया अमेरिका वालों के लिए यहाँ से कुछ खरीदना, तो वो कम खरीदेंगे। अगर वो यहाँ से कम खरीद रहे हैं इसका मतलब हम उनको कम बेच रहे हैं और हम विदेश को बेच रहे हैं, उसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा, हमारे बल्ले आ गए, हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई, अब हम ज़्यादा सामान बाहर से खरीद सकते हैं। ठीक है। Appreciation of domestic currency means fall in the price of foreign currency in terms of domestic currency. Foreign currency की वैल्यू कम हो गई। It means अच्छा ये लाइन जो लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता क्या है, $1 70 का था अब 60 है ना। फॉल इन द प्राइस ये रहा 70 से 60, प्राइस ऑफ फॉरेन, तो फॉरेन करेंसी 70 रुपए का था, यहाँ से क्वेश्चन आता है फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी 70 का था अब फॉरेन करेंसी 60 का हो गया। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है। इट मीन्स फॉरेनर्स हैव टू स्पेंड मोर फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया। उन्हें यहाँ से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पहले $1 में 70 मिलता था, अब $1 में सिर्फ 60 का सामान मिलेगा। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स एक्सपोर्ट टू यूएसए बिकम्स एक्सपेंसिव। तो एक्सपोर्ट टू यूएसए को जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो महंगा हो गया। दिस रिजल्ट डिक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो इससे क्लास इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले 70 का माल बेच रहे थे अब 60 का बेचेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। बट इंपोर्ट ज़्यादा हो गया। पहले हमें $1 का सामान के लिए 70 खर्च करने पड़ते थे, अब सिर्फ 60 रुपये में $1 का सामान मिल जाएगा। तो कोई सामान अगर $100 का है तो पहले 7,000 में मिलता था, अब सिर्फ 6,000 में मिलेगा, तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट बढ़ेगा। Appreciation of domestic currency means fall in the price of, ये तो सेम लाइन लिखी है। It means Indian have to spend less for purchase goods from abroad. So with the same amount of rupee, more goods can be purchased from abroad. It means import from USA become cheaper. तो हम बाहर से सामान खरीदते हैं, सस्ता हो गया। This result to increase in Indian import from USA. तो import बढ़ेगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार अच्छे से, तो आप भूलना नहीं। तो ये है क्लास डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होगा। एप्रिसिएशन में हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन के दो रीज़न है, डिमांड बढ़ता है या सप्लाई कम होता है। इसके दो रीज़न है क्लास, सप्लाई बढ़ता है या डिमांड कम होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इससे ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में इकट्ठा बना रहेगा, भूलोगे नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्लास डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का फर्क क्या है। दोनों का मतलब सेम है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट गई, मतलब सेम है। दोनों का यही मतलब है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटेगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, दोनों का यही मतलब है। लेकिन डीवैल्यूएशन सरकार करती थी और डेप्रिसिएशन मार्केट करता है। डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। मीनिंग इट रेफर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ भी सेम है, फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। कंट्रोल किसके पास है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई के पास। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ये फिक्स रेट सिस्टम में आता है और ये फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट में आता है। तो ये छोटे छोटे 3 पॉइंट हैं, बट पेपर में क्लास पूछा जा चुका है 3 नंबर में। डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन मैक्सिमम 3 नंबर में पूछा सकता है, इससे ऊपर तो ये चैप्टर ही नहीं है। तो 3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हो ना, ऐसे एक मार्केट होती है फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। तो क्या ये कोई जगह है नहीं, एक मैकेनिज्म है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप वहां गए और वहां पे आपको डॉलर मिल जाएगा। मंडी लग रही है, बोल रहे हैं डॉलर भरो, डॉलर भरो, डॉलर भरो भरो, डॉलर भरो। ऐसा सब्जी नहीं बिक रही यहाँ पे। ये एक मैकेनिज्म है, यानी एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी को खरीद और बेच सकते हो। लोग फॉरेन करेंसी रखते भी हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। मान लो आपने $1 रख लिया होता आज से 10 साल पहले, तो 40-50 का था, आज वो 80 का है। तो आप बेचते तो 50 की जगह आपको 80 मिलता है कि नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लोग फॉरेन करेंसी को खरीदते और बेचते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो ये मार्केट है तभी हमें किसी भी देश की करेंसी मिल जाती है। क्लास हम इस मार्केट से, अब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ऐसा कोई मार्केट जैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लाइसेंस लेके लोग बैठे हुए हैं जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो आप उनसे जाके फॉरेन करेंसी कितना भी ले सकते हो क्लास, वैलिड प्रूफ दे के और क्लास पेमेंट करके, राइट। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी, तो आप पूरे वर्ल्ड में फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर कर देते हो इस मार्केट की वजह से। अगर ये मार्केट है तभी आप फॉरेन करेंसी खरीद सकते हो, बेच सकते हो और फॉरेन करेंसी का पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देते हो, राइट। प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, अगर तुम्हें विदेशी व्यापार करना है तो भी तुम्हें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरेन करेंसी कहाँ से लोगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है? फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है पैसे ताकि आप फॉरेन ट्रेड कर सको। Hedging foreign exchange risk. Hedging means covering exchange risk. It is done by foreign exchange rate in forward transaction through banks. Foreign exchange market make a contract to buy or sell foreign exchange in advance to pay in future date at predetermined price. इसी कहानी सुनते हैं, क्या है ये। आज की डेट मान लेते हैं क्लास, मान लो 20 अक्टूबर है, ऐसा मैंने सिर्फ मान लिया, ठीक है। नहीं आप मान लो 20 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर मान के चलो, ठीक है। और आपको 31 दिसंबर को किसी को पेमेंट करना है। आपने $1,00,000 का सामान खरीदा, आपने $1,00,000 का सामान खरीदा है, आपको 31 तारीख को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है हम आपको 31 को पेमेंट दे देंगे, 31 दिसंबर को खरीदा आपने, 1 अक्टूबर को है। तो एक अभी डॉलर जो है मान लेते हैं 80 रुपये का, तो 1,00,000 इंटू 80, 80 लाख, यानी कि आप 80 लाख का माल खरीदे हो। 3 महीने बाद आप जाते हो जब पेमेंट करने, तब आपको पता चलता है कि डॉलर का रेट 80 नहीं है, डॉलर का रेट 100 है। $1,00,000 देना है, $1 आज 100 का मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको 1,00,000 इंटू 100, 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सामान खरीदा था 80 लाख का, 20 लाख का सीधा घाटा 3 महीने में, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ये इंसान क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा और वहां पहले से डील कर लेगा कि मुझे आज से 3 महीने बाद $1,000 की जरूरत पड़ेगी, 3 महीने के बाद। तो आप मुझे बताओ कितने में दोगे? तो एक फिक्स दोनों मिलके डिसाइड कर लेते हैं लो प्राइस में कि कल को चाहे डॉलर 100 का हो चाहे 150 का हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे कम हो जाए उससे मतलब नहीं है, ये फिक्स होता है भैया इतने में तुम्हें डॉलर मिल जाएगा। अग्रीमेंट हो जाता है कि भैया हम आपको 81 रुपीज़ में, 85 रुपीज़ में डॉलर देंगे आज से 3 महीने बाद, भले ही वो किस भी रेट पे चल रहा हो। तो रिस्क कवर हो जाता है। चलो कल को 200 हुआ, 100, 150 हुआ, 120 हुआ, हमें मतलब नहीं है, हमें तो जी 85 रुपीज़ ही पे करने हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हेजिंग। तो इसीलिए हेजिंग का मतलब क्या है कि जब आप मार्केट से जाके ना फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन करने वाले उसके लिए आप आज से सेटल अग्रीमेंट बना लेते हो ताकि फ्यूचर में आपका रिस्क कवर हो जाए, उसे बोलते हैं हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये 3 फंक्शन है किसके? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरीके का होता है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट होता है डेली ट्रांजैक्शन के लिए। अगर तुम्हें डेली फॉरेन करेंसी चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? स्पॉट मार्केट में। मुझे आज चाहिए, कल चाहिए, मुझे डेली बेसिस पे चाहिए, मुझे पैसे दे रहा हूँ, करेंसी ले रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? जब मुझे 3 महीने बाद चाहिए डॉलर, जो हमने अभी पढ़ा हेजिंग, हेजिंग वाला क्या है? 3 महीने बाद चाहिए, तो फॉरवर्ड मार्केट है। देखो ये फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन फ्यूचर डिलीवरी के लिए होता है हेजिंग, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होता है? इट इज दैट मार्केट विच हैंडल ओनली स्पॉट या करंट ट्रांजैक्शन या डेली नेचर ट्रांजैक्शन। इट ऑपरेट डेली नेचर ट्रांजैक्शन। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। स्पॉट मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? इट इज दैट मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर मींट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। इट डज नॉट डील इन स्पॉट ट्रांजेक्शन्स। जो फॉरवर्ड मार्केट है ना, उसमें डेली ट्रांजेक्शन नहीं होता, फ्यूचर डिलीवरी। 3 महीने बाद चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, साल भर बाद चाहिए डॉलर। इट डिटरमाइन अ रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। सुनो, स्पॉट मार्केट में डेली नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, उस रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर डिलीवरी के लिए ट्रांजेक्शन किया जाता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इतनी सारी चीज़ें हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है उसके अंदर। और वेटेज कितना है? जस्ट 3 मार्क्स। मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, पहला।
और दूसरा डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर यहाँ पे एंड करते हैं। अब बस अगली 2 क्लासेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट कर देंगे और आपका मैक्रो का A to Z पूरा सिलेबस जड़ से खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा। स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी आपने पढ़ा है, आप अगर देखो तो उससे मैंने कोशिश करी है बहुत बेहतर समझाने की। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।